लास्ट क्लास में। अब देखो डिस्चार्जिंग में, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि कैपेसिटर को, कोई भी एक कैपेसिटर है उसको चार्ज कर दो पहले, सपोज प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, और चार्ज करने के बाद उसको हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर को चार्ज करें और उस चार्ज कैपेसिटर को ले जा करके किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दे एट सम टाइम t इक्वल टू 0। तो सिमिलर क्वेश्चन है कि t सेकंड्स के बाद अब इस कैपेसिटर पर क्या चार्ज होगा। क्वेश्चन इज लाइक a capacitor with some charge is connected to the resistor at time t equal to 0. Find charge on the capacitor after time t. समझ गए क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक। हाँ, पहला ही क्वेश्चन, एक्चुअली असाइनमेंट का पहला ही क्वेश्चन। यस सर, डिस्चार्जिंग पर ही था वो। यस सर। तो कुछ नहीं करना है इसमें, t सेकंड्स के बाद हम बेसिकली केवीएल और डिफरेंशिएशन दो ही चीजें रखो। तो इसमें ये मान लीजिए कि t सेकंड्स के बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो करंट कैपेसिटर से बाहर की तरफ आएगा स्मॉल आई, और यहाँ पर प्लस ऑफ क्यू और यहाँ पर माइनस ऑफ क्यू। इस तरीके से मानते हैं कि टी सेकंड्स के बाद आई करंट है और क्यू चार्ज है। ठीक है, बताएं केवीएल क्या बनेगा। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में केवीएल बनाएंगे तो क्या इक्वेशन बनाएंगे? केवीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं। यस, मेरे साथ क्यू बाई सी माइनस आर आई, क्यू बाई सी माइनस आई आर विल बी 0 इक्वल टू 0। यस सर। बेसिक सा रूल है। और इसके बाद हम आई को क्या लिख सकते हैं साथ में? जी क्यू बाई डी। डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होता है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जा रही है, मतलब प्लस चार्ज से बाहर करंट आ रहा है, तो ये प्लेट चार्ज ना होकर के डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, मतलब चार्ज क्यू जो होगा वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा होगा, ना कि इंक्रीज हो रहा होगा। और क्योंकि चार्ज नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि चार्ज क्यू डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, यानी कि डी क्यू बाई डी टी एक नेगेटिव पैरामीटर है, तो करंट को नेगेटिव नहीं रखना है मुझे, इसलिए इसके आगे एक एडिशनल माइनस साइन भी लगाओगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी। पॉइंट क्लियर हुआ ये? यस यस सर। डिस्चार्जिंग। अब इन दोनों इक्वेशंस को मिला दो। मतलब इस आई जो कि माइनस डी क्यू बाई डी टी है, इसको यहाँ रखिए, आई को रिप्लेस करो माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी से, एंड जब सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, डी क्यू अपॉन क्यू इक्वल्स टू माइनस 1 बाई आर सी मल्टीप्लाइड बाई डी टी। क्रॉस चेक कर लो, आई को यहाँ रखिए माइनस डी क्यू बाई डी टी, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। इंटीग्रेशंस लगा दो टाइम जीरो पर, यही आ रहा है सर। राइट, टाइम टी बराबर 0, टाइम टी बराबर 0 पर चार्ज क्यू नॉट था, एंड टी टाइम के बाद चार्ज की वैल्यू क्यू आ गई। तो यहाँ से इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यस सर। ये डिस्चार्जिंग सिंपल है बहुत। मतलब दिस इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर टाइम टी सेकंड्स, क्यू नॉट ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। एंड करंट की इक्वेशन क्या बनेगी? तो करंट की इक्वेशन डिफरेंशिएट करके आ जाएगी इसको, आई इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्यू बाई सी इक्वल्स टू आई आर है, तो आई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई आर सी, करंट इक्वल्स टू क्यू बाई आर सी, तो क्यू इसको आर सी से डिवाइड कर लीजिए, करंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो स्मॉल आई विच इज करंट विल बी क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर सी ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यस सर, यही आ रहा है सर। सिंपल सा है, बहुत बेसिक रूल है। ऑब्वियसली अगर इसमें ग्राफ देखोगे चार्ज और टाइम के बीच में, तो वो ग्राफ भी क्लियर है। इनिशियल चार्ज क्यू नॉट, एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यानी कि टी इनफाइनाइट, तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी बिकम्स 0, यानी कि चार्ज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता हुआ 0 आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट और टाइम के बीच में भी ऐसा ही ग्राफ आएगा।
बट करंट की इनिशियल वैल्यू क्यू नॉट बाई आर सी हो जाएगी, एंड देन वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करके फाइनली जीरो के बराबर आ जाएगा। कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो या फिर चलेगा? मतलब आसान टॉपिक है ये। चलेगा। चलेगा चलेगा। सीधा सा चार्ज की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन एंड द ग्राफ, बस ये 3 पार्ट्स। नाउ डेफिनेशन अभी भी वही है टाइम कांस्टेंट की। टाइम कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है इट इज द डिक्रीज इन द चार्ज, मतलब कितना डिस्चार्ज हुआ ये। तो ये क्यू नॉट से जीरो पहुंच जा रहा है, क्यू नॉट से जीरो, तो डिस्चार्ज हुआ है क्यू नॉट अपॉन इनिशियल करंट। जो हमने चार्जिंग के टाइम पर डेफिनेशन दी थी वही डिस्चार्जिंग के टाइम पर भी डेफिनेशन। कैपेसिटर का चार्ज कितना कम हो गया, सो क्यू नॉट से जीरो हो गया वो, और डिवाइडेड बाय द इनिशियल करंट क्यू नॉट बाई आर सी। नॉट बाय आरसी। तो ये भी हमारा सॉल्व करके आरसी ही बनता है, मतलब यहाँ पर भी टाइम कांस्टेंट आरसी के बराबर है। चार्जिंग में भी टाइम कांस्टेंट आरसी था, डिस्चार्जिंग में भी टाइम कांस्टेंट आरसी ही आता है सिंगल लूप सर्किट्स में। Yes. ठीक है। चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ को अगर हम टाइम कांस्टेंट के नंबर्स के फॉर्म में देखें कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, मतलब जब टाइम टी की वैल्यू आरसी के बराबर हुई, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट का मतलब टी इक्वल टू आरसी। तो व्हेन टी इक्वल टू आरसी ई टू द पावर -1, एक बार फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, तो ये जो आंसर बनेगा ये अराउंड आता है 0.37। यस सर, यानी वही वो कि 37% डिस्चार्ज वाला। हाँ कि time equals to one time constant. The time equal to one time constant is the time in which the capacitor is discharged by 63%. सेम चीज मैंने कहा चार्जिंग में भी हुआ था, उसमें 63%। परसेंट तो वही आ रहा ना, मतलब चार्जिंग में 63% चार्ज हुआ था, यहाँ 63% चार्ज कम हो गया उसका। Yes, sir. 100 से 37 हो गया, तो 63% डिस्चार्ज होने का टाइम या 63% चार्ज होने का टाइम वही टाइम कांस्टेंट है। यहाँ पर एक और पॉइंट डिस्कस करने वाला है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। कोई डाउट है इसमें यहाँ तक? पहले कंफर्म कर लें एक बार। नो सर। No, sir. नो सर। आगे का क्वेश्चन, एनर्जी का एंगल देखिए, मतलब यहाँ पर जो रिलेशन है ना Q बाई सी इक्वल टू माइनस ऑफ आई इंटू आर के हिसाब से देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि Q बाई सी इक्वल टू स्मॉल आई इंटू आर, और स्मॉल आई को रिप्लेस कर लेंगे जो भी है। या फिर देखो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, एक सेकंड स्क्रीन सेट कर दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्टर में हम लोगों ने ये कहा था कि जो पावर ऑफ रेजिस्टेंस होती है, एक रेजिस्टर की जो पावर ऑफ रेजिस्टेंस जिसका फिजिकल मतलब होता है रेट ऑफ हीट लॉस, तो अगर हम H से हीट को डिनोट करें तो रेट ऑफ हीट लॉस हो गया DH बाई dt विच इज पावर, और ये रेजिस्टेंस के केस में आई स्क्वायर इंटू आर बनता है। और करंट की इक्वेशन हमारे सामने है, करंट की इक्वेशन है Q नॉट बाई आर सी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी, ये करंट की इक्वेशन है। ये जो करंट वाली इक्वेशन है इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब आई का स्क्वायर करने के लिए ये पूरे इक्वेशन का स्क्वायर करो, और dt को राइट साइड ले जा करके हमें इसमें इंटीग्रेशन करने, मतलब कि हमें ये काम करना है। dh इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करंट विल बी Q नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक आर यहाँ पर भी है, तो ये बन जाएगा Q नॉट स्क्वायर अपॉन आर सी स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस 2t अपॉन आर सी एंड dt, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक की लिमिट्स रखेंगे इसमें, ये देखिए। तो मैथमेटिकली जो करंट है वो टाइम जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जाता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है डिस्चार्ज होने में, इसलिए हम लिमिट्स रखेंगे फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, और टोटल हीट लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें भी हम मैथ वाला पोर्शन हटा रहे हैं इसमें, या तुम लोगों में से कोई अगर करके बता पाए, e टू दी पावर माइनस 2t बाई आर सी का इंटीग्रेशन करना है जीरो से इनफाइनाइट के लिमिट्स के बीच में।
कर पाओगे? पढ़ा है नहीं पढ़ा एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन? सर RC e raised to the power minus 2t by RC divided by 2. तो उसकी सर फिर लिमिट्स रख देंगे। हाँ लिमिट रखोगे तो एक्चुअली उसको सब कुछ करने के बाद मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा आपका। इसको जब पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो कैपिटल एस यानी कि टोटल हीट लॉस आएगी वो कैलकुलेट करके हो जाएगी Q नॉट स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ C। ये आंसर आएगा। यस सर। इसमें इसको हाँ अब ये चीज क्या है Q नॉट स्क्वायर बाय 2C है क्या चीज? तो Q नॉट स्क्वायर बाय 2C देखा जाए तो टाइम 0 के करस्पॉन्डिंगली कैपेसिटर के अंदर की एनर्जी थी। Q नॉट स्क्वायर बाय 2C इज द एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर व्हिच वाज प्रेजेंट एट टाइम t इक्वल टू 0। यस सर। और ये थोड़ा सा कन्विंसिंग भी लगता है बिकॉज एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना। तो जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी थी वो जब डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर जब 100% डिस्चार्ज हो चुका होगा तो इसके अंदर वाली एनर्जी किसी और फॉर्म में जानी चाहिए। और इस सर्किट में दो ही एनर्जी के फॉर्म दिख रहे हैं आपको। एनर्जी के दो पॉसिबल फॉर्म है, एक कैपेसिटर के अंदर एक रेजिस्टेंस के अंदर। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा यानी यहाँ से एनर्जी खत्म होती जाएगी और वो अपना फॉर्म बदल करके इन फॉर्म ऑफ हीट रेजिस्टेंस में डिसिपेट होती चली जाएगी। तो ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ है बट लॉजिकली बोल सकते थे कि जो टोटल हीट लॉस रेजिस्टेंस में होना चाहिए वो इक्वल टू द इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बिकॉज द कैपेसिटर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज। राइट है? यस सर। लॉजिकली इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड द हीट लॉस। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है एक्चुअली इसको डिस्कस करने के पीछे रीजन क्या है? जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस है मतलब टोटल हीट डिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टेंस, क्या ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? नो सर। नो सर। नहीं कर रहा। मतलब कि इस कैपेसिटर को अगर हम लो रेजिस्टेंस से कनेक्ट करें या फिर इस कैपेसिटेंस को हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें, इररिस्पेक्टिव की रेजिस्टेंस कम है कि ज्यादा है, हीट लॉस सेम आएगा, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C ही आएगा। क्या ये बात रीजनेबल लग रही है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होने पर भी उतना ही हीट लॉस और रेजिस्टेंस कम होने पर भी उतना ही हीट लॉस? यस सर। कैसे? क्योंकि रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट भी बदलेगा, करंट भी चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, इस वजह से। ठीक है रेजिस्टेंस की, हाँ रेजिस्टेंस को चेंज करने पर करंट एडजस्ट हो जाती है और करंट इस तरीके से एडजस्ट होगी कि जो आपका I स्क्वायर और R का प्रोडक्ट है ये बदल जाएगा। ठीक है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्वेश्चन बनाते हैं कि इफ वी डबल द रेजिस्टेंस और ऑप्शन दे दिए कि अमाउंट ऑफ हीट लॉस विल बी डबल्ड, इट विल बी हाफ। तो पता होना चाहिए कि भाई रेजिस्टेंस डबल करो चाहे हाफ करो हीट लॉस में तो फर्क पड़ नहीं रहा कोई हमारा। राइट यार? यस सर। ठीक। और इसमें एक और पॉइंट देखिएगा, जो करंट है, जो हमारी करंट इस केस में आ रही है आरसी सर्किट में, वो करंट, इसमें बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो आप जरा, बहुत एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस लिखो। आफ्टर व्हाट टाइम द करंट विल बी हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू? आफ्टर व्हाट टाइम द करंट विल बी हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू? थोड़े से पहले बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, निकाल सकते हैं। करंट हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट इज Q नॉट बाई RC। कितने टाइम के बाद इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पर करंट है वो इस इनिशियल वैल्यू की हाफ वैल्यू आएगी, यानी कि स्मॉल आई विल बी हाफ ऑफ दिस वैल्यू, Q नॉट बाय 2 RC, यानी कि ये चीज हाफ हो जाए। हाफ करंट, इनिशियल करंट का हाफ करंट तब आएगा जब e टू द पावर माइनस t बाई RC की वैल्यू 1/2 आए। यस सर। यस सर। और ये वैल्यू अगर 1/2 है तो थोड़ा सा मैथ आप लगाओ, लॉग वॉग का फंक्शन लगाइएगा। RCln2 टाइम इज RCln2 और इसको हाफ लाइफ का नाम देंगे, हाफ लाइफ ऑफ करंट। मतलब हर एक RCln2 सेकंड्स के बाद, एवरी RCln2 सेकंड्स के बाद करंट अपने प्रीवियस वैल्यू से आधी हो चुकी हो। मतलब अगर यहाँ पर इसको हम I नॉट डिनोट कर दें तो RCln2 का जब टाइम हो चुका होगा तो हमारा करंट I नॉट बाई 2 हो जाएगा।
इनिशियल का हाफ। जब टाइम 2 RCln2 2 टाइम्स ऑफ RCln2 होगा तो करंट I0/2 का भी आधा। ये कुछ वैसा ही है जैसा रेडियो एक्टिविटी में होता है। यस सर, हाफ Yes, लाइफ sir. वहाँ पे भी एक हाफ डिफाइन लाइफ के बाद होता है। न्यूक्लियाई आधे होते चले जाते हैं, वैसे ही करंट हमारा इनिशियल करंट से आधा होता चला जाएगा हाफ लाइफ। ठीक है, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन होते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन बहुत एलिमेंट्री, मेंस का क्वेश्चन आ चुका है। What is the ratio of potential difference between the capacitor and resistance? What is the ratio of potential difference across capacitor to the potential difference across resistor? What is the ratio of potential difference across capacitor to the potential difference across resistor at any time t? -1। 1। हाँ, अब देखो दो आंसर अभी आए और यही दो आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थे। सबसे बड़ी बात है कि मेंस के क्वेश्चन में ये दोनों थे। ऑप्शन में 1 भी था और -1 भी था, और इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि 1 को टिक करे कि -1 को टिक करे। -1 पांडे किस हिसाब से बोले? सर मतलब केवीएल से देखे थे सर, तो 0 होंगे दोनों का समेशन, तो मतलब साइन अपोजिट आएगा, तो रेशियो लिया था तो -1 होंगे। हाँ, मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन बोलो, मतलब ऑलरेडी पूछा हुआ है इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों से गलती हुई थी। एक्चुअली Q/C is the potential difference of capacitor. Q/C is potential difference across the capacitor and I/R is the potential difference of resistor. तो यहां से तो ऐसा लगता है कि ये दोनों बराबर आएंगे। Potential of capacitor is same as the potential difference of resistor, but problem क्या था कि I एक नेगेटिव वैल्यू है because minus dQ/dt है वो। यस सर। तो ये हालांकि ये क्वेश्चन डिबेट पे हो गया था, फिर भी मतलब इस क्वेश्चन में लोगों ने आर्गुमेंट किया था यार कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है आपने, और डिफरेंस नेगेटिव नहीं आता कभी। यस सर, डिफरेंस वाज अ पॉजिटिव। चेंज ऑफ अ पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव बट द डिफरेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। So the ratio of potential difference across capacitor to the ratio of potential difference across resistor, answer should be +1, but पता नहीं क्यों उन लोगों ने अपने आंसर में -1 को सही आंसर मान दिया था। सर कई बुक्स में लेकिन सर पोटेंशियल डिफरेंस बोल के भी माइनस लिखते हैं सर, मैंने देखा है। अब वो गलत लिख रहे हैं भाई, गलत लिख रहे हैं। यस सर। खैर ये 2-3 बहुत छोटे से क्वेश्चन है, ये हीट लॉस वाला ध्यान रखना है यार, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर एक और, इस कंसेप्ट के ऊपर में एक स्लाइटली हायर लेवल का कंसेप्ट, मतलब अभी भी मेंस पे ही जाओगे कह सकते हो, मेंस की अभी क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर सी है जिस पे कोई चार्ज है। प्रॉब्लम है ये, अ चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स। A charged capacitor is connected to a group of resistors. Like this. Question language अपने आप ऐड करना। A charged capacitor is now connected to the group of resistors. First part तो बहुत छोटा सा है। What is time constant? बताओ। First part. What is the time constant for circuit? 3RC। 3RC। यस। टाइम कांस्टेंट RC होता है, तो पहले आप इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, कितना आएगा? 3R 6R, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 3R आ जाएगा। तो 3RC इज द टाइम कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक से मतलब है ना, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन अगेन बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द करंट इन द 3R रेजिस्टेंस? What will be the current in the 3R resistance when the energy in capacitor is 1/4 of initial value? 1/4 of initial value. सर चार्ज ज्यादा हो जाएगा 3/2।
हाँ मतलब भाई कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आसान है, मतलब मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, मेंस में, बिट सेट में, और जितने स्टेट लेवल एग्जाम्स और जितने दोगे आप, सब में क्वेश्चन का लेवल नियरली यही रहता है। What will be current in the 3R resistance when the energy in capacitor is 1/4 of initial value? तो पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि, हाँ बताओ सर। कुछ कह रहे थे, बोलो बोलो। नहीं सर, आंसर बोलिए। Q0/3 आंसर, आती हो। आंसर बता रहे हैं। हाँ दीक्षित मेरे ख्याल से सही बोल रहे हैं। देखो पहली बात तो एनर्जी 1/4 कैपेसिटर में तब होगी जब उसका चार्ज हाफ हो जाए। ये बात कन्विंस हो रहा है आपको कि जब उसका चार्ज Yes, हाफ sir. होगा तो एनर्जी 1/4 हो जाएगी, यस सर। क्योंकि Yes, एनर्जी sir. प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर है। तो जब चार्ज हाफ होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 एनर्जी हो गई। और इस टाइम पर मान लेते हैं आई करंट है, केवीएल लगाएं अगर, इस टाइम पर केवीएल फॉलो करें अगर, तो आई मल्टीप्लाइड बाय ये टोटल रेजिस्टेंस, आई इंटू दिस टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि आई इंटू 3R शुड बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि Q0 डिवाइडेड बाय 2C। ये केवीएल हो रहा है। यस सर। तो आई आपका आ गया, करंट आ गया यहाँ पर Q0 बाय 6RC। सर बट आपने 3R में पूछा था ना। हाँ नहीं कर रहे हैं, ये टोटल करंट आ गया, ये आपकी टोटल करंट आई है। टोटल करंट इज Q0 डिवाइडेड बाय 6RC। बट हम लोगों ने पूछा है कि 3R में क्या करंट जाएगा, ये भी निकाल सकते हैं। यस सर। पैरेलल प्रॉपर्टी लगा दी। हाँ, तो पैरेलल रेजिस्टर्स में करंट को डिवाइड करने का बड़ा ही ऑब्जेक्टिव मेथड है। रेशियो में कहा। रेशियो उल्टा हो जाता है। जिसमें सर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके इनवर्स रेशियो में करंट जा रहा होगा, उल्टे में। वैसा वो भी कर सकते हो। उसके अलावा एक बहुत आसान तरीका भी है, देखिए अगर आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं और उसमें करंट को डिवाइड करना है, तो एक सिंपल तरीका भी है। मान लो टोटल करंट आई है, इस ब्रांच में I1 करंट चला गया, इस ब्रांच में I2 चला गया और इस ब्रांच में I3 गया। रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3, क्योंकि ये पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस R1 का I1 R1, पोटेंशियल डिफरेंस R2 का यानी कि I2 R2 एंड सब पोटेंशियल इक्वल हो डिफरेंस जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे। और इनफैक्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस इन सब के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के भी बराबर है। कैपेसिटर में ये बात बताई थी। यस सर। Yes, sir. कि पैरेलल में इंडिविजुअल के पोटेंशियल डिफरेंस और इनके इक्विवेलेंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। yes. तो इट शुड आल्सो बी इक्वल टू, ये सब तो बराबर होंगे ही, बट ये सब इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के भी बराबर होंगे, यानी कि इट शुड बी कैपिटल आई इंटू आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में तो टोटल करंट जाएगा। तो फिर हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि I1 विल बी टोटल करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R2। I2 निकालना होगा तो टोटल करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपॉन R2, एंड सिमिलरली I3 निकालना होगा तो टोटल करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपॉन R3। मतलब ये थोड़ा सा हमें स्पीड बढ़ा देता है सॉल्व करने में। टोटल करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपॉन R1, टोटल करंट इक्विवेलेंट अपॉन R2, टोटल करंट इक्विवेलेंट अपॉन R3, वो I3 हो जाएगा, चाहे कितने ही पैरेलल में लगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। यहाँ स्मॉल आई, इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू 2R, तो टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस, बताओ क्या करंट आएगा इसमें। टोटल करंट स्मॉल आई, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू इज 2R डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, यानी कि 2I/3, एंड सिमिलरली यहाँ पर I/3 आ जाएगा। ये इसलिए डिस्कस कर लिया कि रेजिस्टेंस के केस में भी तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। कहीं पर भी अगर पैरेलल रेजिस्टेंस में करंट स्प्लिट करना हो तो ये वाले मेथड से कर सकते हो। यस सर। राइट हियर, ठीक है। तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, तीसरा पार्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। रेडी हो तो बताएं। हाँ सर। Yes, sir.
Find the heat loss in each resistor. Find the heat loss in each resistor. Find the heat loss in each resistor during complete discharging of the capacitor. Find the heat loss in each resistor during complete discharging of capacitor. तो अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन करा था हम लोगों ने कि कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा होता है रेजिस्टेंस के साथ, तो जितनी भी इसके अंदर इनिशियल एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में चली जाएगी। बट यहाँ पर क्योंकि 3 रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं मान लीजिए R वाले में H1 हीट गई, 3R वाले में H2 हीट गई और 6R वाले में H3 हीट गई। तो टोटल जो हीट डिसिपेट हुई है वो हो गई H1 प्लस H2 प्लस H3, टोटल हीट डिसिपेटेड। सर ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के बराबर होनी और ये चाहिए। Q0 स्क्वायर बाय 2 होना चाहिए। कंसेप्ट है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा, चाहे सिंगल रेजिस्टेंस से डिस्चार्ज हो, चाहे ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस के साथ डिस्चार्ज हो, उसकी टोटल इनिशियल एनर्जी ही हीट लॉस में जाएगी। अब इंडिविजुअली H1 H2 H3 कैसे निकालें कि कितनी हीट यहाँ डिसिपेट हुई, कितनी हीट यहाँ डिसिपेट हुई और कितनी हीट यहाँ पर डिसिपेट हुई। तो इसके लिए कौन सा कंसेप्ट? करंट जा रहा है वो हमें पता है? नहीं, वो कहाँ पता है सर? इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि करंट का सर, जैसे हम लोग VI होता है हम लोग का कोई भी हीट लॉस का रेट, तो सर उनमें रेशियो निकाल लें H1 H2 H3 में, और फिर एक निकल आएगा H1 तो फिर बाकी तो निकाल ही लेंगे। हाँ, प्रॉपर्टीज का सर तो हाँ बिल्कुल सही। आप देखो इन सब के क्वेश्चंस में मैथ बहुत कम लगती है, लॉजिक पे जाइए। लॉजिक क्या कहता है? देखो, जो रेट ऑफ हीट लॉस है, रेट ऑफ हीट लॉस, वो रेजिस्टेंस के केस में I स्क्वायर आर है ना, यस I स्क्वायर आर है, या फिर ये V स्क्वायर बाई आर है। एक बार बताओ, 3R और 6R पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो रेजिस्टेंसेस में, अगर दो रेजिस्टेंसेस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या ऐसा नहीं कह सकते कि रेट ऑफ हीट लॉस रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यस सर, यस सर। ये भी सुनना, रेट ऑफ हीट लॉस इस फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और इस फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। एक्चुअली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, वो डिपेंड करता है कि आई कांस्टेंट है या फिर वी कांस्टेंट है। कौन सा वेरिएबल, कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट आ रहा है। राइट, सीरीज पैरेलल में वैसे कर सकते हैं। तो पैरेलल में क्या हुआ, यानी कि अगर हमारे पैरेलल रेजिस्टर्स है तो तब तो ये कहेगा ना कि हीट लॉस प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। यस सर। यस सर। और सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हैं अगर, तो सीरीज रेजिस्टेंस में क्योंकि आई सेम होता है, आई कॉमन चलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो H प्रोपोर्शनल टू R होगा। अब इस ऑब्जेक्टिव पॉइंट को यूज किया जा सकता है ये पता लगाने के लिए कि H1 H2 H3 कौन कौन से रेशियो में जाएंगे। ये पैरेलल में है, तो ये जो हीट लॉसेस हैं वो इनके रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होने चाहिए, प्रोपोर्शनल टू 1/r होनी चाहिए। बताइए क्या रेशियो बनेगा H2 H3 का? 2:1। 2:1, ठीक। और 3R और 6R का जो कंबाइंड है, यानी कि H2 प्लस H3 विच इज द कंबाइंड हीट अपॉन दिस H1, ये किस रेशियो में होगा? ये भी 2:1 ही होगा। ये भी 2, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन R के साथ सीरीज में है, तो अब हम सीरीज वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे। यस सर। तो ये रेशियो भी 2:1 आएगा। अब बताओ क्या निकालना पॉसिबल है? एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, 1 2 3। अब निकाल पाओगे H1 H2 H3 कितने? यस।
यस सर। बाकी है ना, देखो ये वाली प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। मतलब हीट का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस में जब करना होगा तो ये रूल ध्यान रखेंगे। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले रूल्स हैं, लाइक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको रेजिस्टेंस में तो एक आसान तरीका है, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है सीरीज और पैरेलल में तो ये मेथड याद करिए। चले आगे बढ़े। यस सर। बोलिए। चलिए बट ये जो हमने अभी डिस्कस किया है इसमें ध्यान रखना है, ये हमारा केस डिस्कस हुआ है कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ रेजिस्टर और सर्किट में तीसरा कोई एलिमेंट नहीं है, कोई थर्ड एलिमेंट नहीं है। अब इसका एक स्पेशल जो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है इसका एक स्पेशल टॉपिक भी है नोन एज लीकेज ऑफ कैपेसिटर। स्क्रीन विजिबल नहीं है। देखो इसमें क्या कहते हैं ना, लीकेज ऑफ कैपेसिटर में क्या कहा जा रहा है आपसे कि सपोज हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ, इसके ऊपर का क्वेश्चन बता दें आपको मिलेगा 2016 वाले पेपर में, बट वो वाला क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और डिस्कस कर रहे हैं। लीकेज ऑफ कैपेसिटर में मान लीजिए दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर है दो पैरेलल प्लेट, इस वाले प्लेट पर प्लस क्यू नॉट का चार्ज, दूसरे वाले प्लेट पर माइनस क्यू नॉट का चार्ज है और बैटरी से डिस्कनेक्टेड है। कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बट इनके बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक का मीडियम भरा हुआ है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डाई इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट के है, बट उस डाई इलेक्ट्रिक में थोड़ी सी कंडक्टिविटी है। वैसे तो डाई इलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स माने जाते हैं, परफेक्ट मतलब आइडियल डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है दे आर इंसुलेटर्स, बट यहाँ पर आइडियल डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, तो जो डाई इलेक्ट्रिक है उसमें थोड़ा बहुत कंडक्टेंस है, तो उसकी एक कंडक्टिविटी है सिग्मा। K is the dielectric constant and sigma is the conductivity of the dielectric medium present between the two plates. इलेक्ट्रोस्टैटिक के टाइम पर या कैपेसिटर पढ़ते वक्त हम लोगों ने ये कहा था कि अगर आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट का जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। यस सर। अब वो नहीं रहेगा। अगर मतलब रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि जो कैपेसिटर्स हैं जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो 4-6 महीने बाद या कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगे। कैपेसिटर तो छोड़िए, आप जो ये ड्राई सेल्स होते हैं, ड्राई सेल्स जो टॉर्च वॉर्च के रिमोट वाले, यस सर, प्रैक्टिक थ्योरी क्या कहती है कि अगर इनको आप 5 साल तक में यूज करें तो ये एज इट इज बने रहने चाहिए, बट आप बिना यूज किए भी देखोगे तो साल 2 साल बाद वो वैसे ही खराब हो जाते हैं। सर तो इसका मतलब है कि हवा में थोड़ी बहुत कंडक्टेंस है होती है, तो परफेक्ट इंसुलेटर कहीं भी नहीं है ना। तो सिमिलरली देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले सुनो। द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर have charges plus Q naught and minus Q naught. Battery is disconnected. Dielectric has some slight conductance sigma. Find charge on the plates as a function of time. Find charge on the plates as a function of time. मतलब ये कैपेसिटर धीरे धीरे अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा और दैट्स व्हाई कॉल्ड लीकेज। सर क्या फाइंड करना है? चार्ज ऑन द प्लेट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिचुएशन समझो, पहले आंसर तो आएगा, मैथ बाद में लगा देगा, पहले आप इसको रियलाइज करते हैं क्या हुआ यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज वेरी क्यों करेगा, पहला क्वेश्चन ये है कि जो प्लेट्स का चार्ज है वो क्यों वेरी करेगा जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है यहाँ पर। कंडक्टेंस की वजह से, ऐसा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है और सर डाइलेक्ट्रिक में थोड़ी कंडक्टेंस है। राइट, मीडियम कंडक्टिंग है,
तो कंडक्टिंग मीडियम का मतलब क्या होता है कि चार्ज को कंडक्ट कर सकते हो आप। तो अगर मीडियम में कंडक्टेंस है तो वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट को चार्ज ट्रांसफर करेगा, और उसी वजह से इन प्लेट्स के चार्जेस टाइम के साथ चेंज हो रहे होंगे। यस ये तो हो गया रीजन। अब नाउ मैथ्स कैसे लगाएं कि अगर हम ये मान लें कि t सेकंड्स के बाद, अब 2 डायमेंशनल व्यू में आइए कि t सेकंड्स के बाद प्लेट्स पर प्लस q और माइनस q के चार्ज, और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक भी है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और सिग्मा दोनों कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों प्लेट्स के बीच में? इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? कैपेसिटर का फॉर्मूला लगा, इतना घबरा क्यों यार? कैपेसिटर है Q by A एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक भी है साथ में, K भी लगा देंगे, Q upon A एप्सिलॉन नॉट, K इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सर हाँ मैं डाउट है कि करंट भी फ्लो कर रहा होगा मतलब t सेकंड्स में, बिल्कुल होगा, वो दिखा रहे हैं। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी जो आपने बताई थी? नहीं, तो करंट फ्लो होगा तो गॉस लॉ तो होल्ड करना चाहिए मेरे को। जी वो तो इतना ही आएगा ना गॉस। सुनो मैं पूरी बात समझा रहा हूँ क्या होगा। जो ये प्लेट्स के चार्जेस हैं, ये चार्जेस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मीडियम में सेटअप कर दी गई है, तो इसके अंदर एक करंट डेंसिटी आ जाएगी, ओम्स लॉ। करंट डेंसिटी विल बी सिग्मा इनटू ई। किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस मीडियम में कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम अलोंग विद कंडक्टेंस, तो ओम्स कहते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ करंट डेंसिटी आएगी, यानी यहाँ पर एक फ्लो ऑफ करंट होगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। यस सर करंट डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यस सर। तो अगर आई करंट फ्लो हो रही हो, टोटल करंट फ्लो हो रहा आई फ्रॉम दिस प्लेट टू द अदर प्लेट, तो डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ प्लेट, डेफ करंट डेंसिटी is sigma multiplied by electric field which is Q upon A epsilon K. यहाँ तक ठीक है? गॉस लॉ, ओम्स लॉ, सब जितने लॉ हैं वो सब लगाते रहिए बस। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द गॉस लॉ, J इक्वल्स टू सिग्मा E बाय द ओम्स लॉ। हमें अपना कोई लॉ नहीं लगाना। I बाई A इक्वल्स टू सिग्मा इनटू Q अपॉन इतना, A और A कैंसिल। I को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज? dq by dq by dt या फिर माइनस dq by dt, माइनस पॉजिटिव प्लेट का चार्ज नेगेटिव पे dq जा by रहा है, dt। यानी यहाँ चार्ज कम हो रहा है, माइनस dq by dt। I is माइनस dq by dt बिकॉज डिस्चार्जिंग का केस है, माइनस dq, और ये वाला q नीचे ले आएंगे, dt को उधर लेके जाते हैं, तो इसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन k टाइम्स dt। टाइम 0 पर चार्ज q नॉट और t टाइम के बाद चार्ज की वैल्यू स्मॉल q। एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन सिमिलर ही आएगा जैसा कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आया था। q नॉट e रेज टू द पावर माइनस सिग्मा इंटू टी अपॉन एप्सिलॉन k। चेक कर लीजिए। यस सर। यस सर यार। चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यस सर, इसको एडजस्ट कर सकते हैं उसी की तरह। वैसा ही है, इसका टाइम Yes. कांस्टेंट कितना हुआ? टाइम कांस्टेंट ये वैसा ही है, वहां पर माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट k by sigma। सिग्मा, एप्सिलॉन k अपॉन सिग्मा इज इक्विवेलेंट टू आरसी। यस सर। यस सर। ठीक है, और ये भी कोई नई बात नहीं थी, वो तो आना ही था। कैसे आना था देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A एप्सिलॉन इनटू k अपॉन d, अगर d ये डिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का फंडामेंटल फॉर्मूला इज रो टाइम्स L अपॉन A, ये होता है रो इनटू L बाय A, यस सर यस सर। एंड रो इज 1 अपॉन कंडक्टिविटी 1 upon sigma। 1 बाय सिग्मा। L मतलब कितनी लेंथ में करंट फ्लो हो रहा है, L मतलब लेंथ ऑफ करंट, सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम डिस्टेंस द के पॉजिटिव बराबर हो प्लेट टू द जाएगा। नेगेटिव प्लेट, सो L इज द D, L मींस D। चेक करो आरसी का प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आरसी एप्सिलॉन नॉट k by sigma। नॉट के यही चीज यहाँ पे आई है।
Yes, sir. मतलब कि a charged capacitor, सुनिएगा, a charged capacitor when disconnected from the battery, a charged capacitor when disconnected from the battery will lose the charge similar to the discharging of capacitor, similar to discharging of capacitor, or and this loss of charge by the capacitor is known as the leakage of that capacitor. मतलब कैपेसिटर रखे रखे डिस्चार्ज हो गया अपने आप ही, बिना किसी और एक्सटर्नल वायर में लगाए हुए, मतलब अपने ही मीडियम की वजह से डिस्चार्ज हुआ। और दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, जो प्रोडक्ट आरसी है, प्रोडक्ट आरसी, क्या ये कैपेसिटर की ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस पे डिपेंडेंट है? साइज ऑफ प्लेट, सेपरेशन ऑफ द प्लेट? नो सर, नो। प्रोडक्ट आरसी, ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो कैपेसिटर है अगर वो अपने ही मीडियम की वजह से डिस्चार्ज हो रहा है, सेल्फ खुद के ही मीडियम से डिस्चार्ज होने लगा अगर, तो उसका जो टाइम कांस्टेंट यानी कि आरसी है, वो ना तो प्लेट के साइज पे डिपेंड कर रहा है, ना प्लेट की सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पर, मीडियम की कंडक्टिविटी, मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन तो वैसे भी कांस्टेंट है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाते हैं, ये जो रिलेशन है जिसमें लीकेज ऑफ कैपेसिटर है, मतलब कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर लीक कर रहा है, कम होता जा रहा है। लीकेज का मतलब क्या है? बॉटल में पानी रखिए, वो लीक कर रहा है तो पानी कम होता जाएगा। कैपेसिटर में चार्ज रखा था हमने ये सोच करके कि चार्ज स्टोर रहेगा, थोड़ी देर बाद चेक किया तो चार्ज कम हो गया उसमें, यानी कि चार्ज लीक कर चुका है। इसका इक्वेशन ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज इज Q इक्वल्स टू Q0 e टू द पावर माइनस दिस मच। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो डिस्चार्जिंग वाली इक्वेशन में आरसी को रिप्लेस कर दो, या फिर गॉस लॉ और ओम्स लॉ का यूज करो। और ये टाइप ऑफ कैपेसिटर के भी इंडिपेंडेंट है। टाइप ऑफ कैपेसिटर का मतलब हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। अगर ये स्फेरिकल कैपेसिटर होता, स्फेरिकल कैपेसिटर विथ इनर रेडियस ए एंड द आउटर रेडियस बी, इस पर भी Q0 चार्ज है और बाहर माइनस Q0 का चार्ज है, और फिल्ड विथ अ मीडियम, filled with a medium of dielectric constant K and the conductivity sigma, and now battery disconnected है। सेम सिमिलर चीज है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जगह स्फेरिकल कैपेसिटर या फिर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ये भी लीक करेगा। बैटरी डिस्कनेक्ट होने के बावजूद भी चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है वो थोड़ा सा कंडक्टिंग है। अब एक बार इसकी भी वर्किंग करके देखते हैं। अगर हम ये मान लें कि स्मॉल q चार्ज होगा आफ्टर t सेकेंड्स, t सेकेंड्स के बाद स्मॉल q चार्ज, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर गॉस लॉ लगाएंगे, गॉस लॉ का यूज करेंगे सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए, तो वो स्टेप से आंसर बनेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू r स्क्वायर, गॉस लॉ का यूज करके। यस सर, Yes, sir. और ओम्स लॉ का यूज कर ले, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओम्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो करंट डेंसिटी J अपॉन सिग्मा है, और करंट डेंसिटी इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, इट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, यानी कि J इक्वल्स टू स्मॉल i विच इज द करंट डिवाइडेड बाय द एरिया। कौन सा एरिया? तो यहाँ पर करंट का रेडियल फ्लो होगा, करंट रेडियली फ्लो करेगी, तो जब रेडियल फ्लो होगा तो स्मॉल r डिस्टेंस पर वो कितना एरिया होगा जिससे करंट पास हो रहा होगा? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, यानी कि जो गॉसियन सरफेस का एरिया होगा। Yes. और करंट को हम एक बार फिर से एडजस्ट करेंगे, करंट को हम फिर से लिखेंगे माइनस dq बाई dt। अब आप चेक करके बताना क्या इसके बाद वही इक्वेशन नहीं आ जाएगी जो इक्वेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आई हुई है? यस सर। 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? q अपॉन एप्सिलॉन k, q बाई एप्सिलॉन k इज माइनस dq बाई dt, और ये सिग्मा शायद, पहले सिग्मा छोड़, चेक करके देखो यार, ये सेम ही इक्वेशन बनेगी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बनी थी।
Yes, sir. तो इसका भी तो इसका भी यही आंसर आएगा। सर एक बार वो रिपीट कर दीजिए कि सर किस किस चीज के इंडिपेंडेंट है और किस किस चीज पे डिपेंडेंट है। नहीं वो तो आपको अभी तो हम कर रहे हैं, वर्किंग बाद में बताएंगे, बट आपको खुद ही देखना है। हम ये कह रहे हैं कि जब एक कैपेसिटर, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा लीकेज ऑफ कैपेसिटर में होता क्या है। लीकेज ऑफ कैपेसिटर में ये होता है कि जब आप किसी भी टाइप के कैपेसिटर को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, किसी भी टाइप के कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो टाइम के साथ साथ कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज होने लगता है। रीजन जो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर होते हैं उनमें थोड़ी सी कंडक्टिंग बिहेवियर होती है। फॉर एनी टाइप ऑफ अ कैपेसिटर द इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग, इक्वेशन ऑफ लीकेज is Q equals to capital Q naught e to the power minus इतना। एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर, मतलब ये इक्वेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी है, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए भी है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए भी है, एंड इवन अगर आइसोलेटेड स्फीयर है तो भी है। फिर हमने कहा कि ये जो इक्वेशन है इसमें एक तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ कैपेसिटर है और दूसरा ये इंडिपेंडेंट है कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनका रेडियस कितना है, उनके बीच में क्या डिस्टेंस है, मतलब शेप और साइज ऑफ प्लेट्स उसके इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बोलिए। Yes, sir. सर हाँ जी सर अभी आपने कहा कि हम्म सर अभी आपने कहा कि आइसोलेटेड के लिए भी है, तो सर मतलब आइसोलेटेड स्फीयर होगा चार्ज के साथ, तो उसका चार्ज जाएगा कहाँ, मतलब डिस्चार्ज होकर? बता रहे, सब बता रहे, एक मिनट पहले इसको कंप्लीट कर दें, इसको भी आप वेरीफाई करिए। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रिकॉल करो जरा। स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन minus बी A. माइनस ए। ठीक। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले ही लेक्चर में आपको स्फेरिकल कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करवाया। रेजिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर फर्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करवाया है। और अगर नहीं याद आ रहा है तो आप इसका ध्यान रखना, आरसी का प्रोडक्ट हर एक कैपेसिटर के लिए सेम आएगा। सर रो बी माइनस ए बाई तो बी 4 पाई माइनस Yes, sir. अगर डेरिवेशन तुम्हारे सामने है लेक्चर में तो देख लो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं, फिर ये आंसर रहा होगा। Yes, sir. चेक करो आरसी का और रो को 1 बाई सिग्मा कर देते हो, रो इज 1 अपॉन सिग्मा। आप चेक कर लीजिए प्रोडक्ट आरसी, फिर यही आएगी। आएगा नहीं, देखो। यस सर। यस Yes. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कैपेसिटर के लिए आरसी का प्रोडक्ट फिक्स्ड है, चाहे पैरेलल प्लेट हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलिंड्रिकल हो, प्रोडक्ट आरसी ही जितना। तो कई बार ये हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में हेल्प भी कर देता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में कैपेसिटर का फॉर्मूला हमको याद होता है। तो अगर हमें कैपेसिटर का फॉर्मूला याद है तो हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इसी से निकाल लेंगे। यस सर। ठीक है। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि जब कैपेसिटर खुद के डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से डिस्चार्ज हो रहा है, अपने ही डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से जब डिस्चार्ज होगा उसको लीकेज बोलते हो, जिसकी इक्वेशन निकालने के लिए ये लिखोगे स्मॉल क्यू बराबर क्यू नॉट ई टू द पावर इतनी। ठीक है। Yes, sir. ठीक, चलिए लीकेज ऑफ कैपेसिटर का टॉपिक ये था। अभी जैसा भी इन्होंने एक भाई साहब ने पूछा है कि वो क्या था यार, आइसोलेटेड स्फीयर में ये सब कैसे होगा, तो उसको समझने के लिए जरा देखो, आइसोलेटेड स्फीयर वाले कंसेप्ट को समझने से पहले। सर हाँ जी बताओ। सर हम ये नहीं कह सकते जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर कैलकुलेट करा था तो दूसरी स्फीयर को इन्फिनिटी भी माना था, यहाँ भी यही मान बिल्कुल सकते हैं यस सर, वो बिल्कुल चार्ज मानेंगे। इन्फिनिटी पे जा रहा होगा उस वाले बिल्कुल से। मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। और वो तो दिमाग में आया था सर, बट मतलब थोड़ा अटपटा लगा। ऐसा नहीं कह सकते कि इन्फिनिटी को ऐसा मान ले कि अर्थ के अंदर जा रहा है। कर रहे हैं बच्चा, सब कर रहे हैं। एक मिनट सुनो तो क्या है। देखिए पहले तो आप जरा एक आइए, स्फेरिकल मीडियम है, ये दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी।
पहले दूसरी चीज डिस्कस कर लेंगे। टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ इनर रेडियस ए एंड द आउटर रेडियस बी एंड द स्पेस बिटवीन द स्फीयर्स, मतलब ये मीडियम, इसकी अपनी एक रेजिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी सिग्मा, एंड द inner sphere and the outer sphere are maintained at a potential difference of capital V. क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। टू concentric spheres of radii A and B are maintained at a potential difference of capital V. The medium is the space between the spheres. The space between the spheres is filled with a medium having conductivity sigma. What will be current flowing between the spheres? What will be the current between the spheres? सीधा आंसर है। पहली बात तो करंट रेडियल फ्लो होगी, एज्यूमिंग कि इनर स्फीयर का पोटेंशियल ज्यादा है। तो कितना करंट फ्लो होगा ये निकालना है मेरे को, मान लीजिए, तो ये निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कैपिटल V अपॉन द रेजिस्टेंस 4 pi AB upon rho minus, हाँ, रो इंटू B माइनस A अपॉन ये तरह 4 pi AB। Yes. करेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अब मुझे याद हो गया है, मुझे याद हो गया, अब आप लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ, बट रेजिस्टेंस स्फेरिकल सिस्टम का स्फेरिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल रेजिस्टेंस दोनों मुझे याद है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कर दिए, यहाँ तक ठीक हुआ? Yes, sir. Now, assume that the outer sphere B is much larger than A. वही कैपेसिटर वाले कंसेप्ट पे आ रहे हैं। If B is much larger than A, क्या रिजल्ट आएगा? पहले मैं रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस आया था रो, 4 pi A upon rho। एक मिनट यार, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इफ B is much larger than A, what will be the resistance? sir rho A upon rho upon 4 pi। rho upon 4 pi A। This B minus A upon AB, B minus A upon AB को हम लिख सकते हैं 1 by A minus 1 by B, कह सकते हैं इसको? Yes, sir. Yes, sir. And when B is much larger than A, B is much larger than A, 1 upon B is a negligible quantity, and therefore resistance will tend towards rho upon 4 pi A. So now you will say that the resistance of a single sphere, because when B is much larger than A, then we can think that outer sphere is at infinity. Yes, sir. That means if we have isolated sphere, if we have isolated sphere of radius E, which is at a potential V, isolated sphere of radius A at a potential V, तो आप क्या मानोगे इसमें दूसरा स्फीयर कहां पर हुआ इसका? आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज एट पोटेंशियल V, तो आप इसको मान लो कि दूसरा स्फीयर इसका दूसरा कहां पर इन्फिनिटी पे है। है? इंफिनिटी पर है। तो इस आइसोलेटेड स्फीयर जिसका पोटेंशियल V है, इससे रेडियली करंट्स फ्लो होंगी, वो भी निकाल सकते हैं कितना करंट फ्लो होगा। और इस आइसोलेटेड स्फीयर के सराउंडिंग में जो मीडियम है, आइसोलेटेड स्फीयर के सराउंडिंग में जो मीडियम है, उस मीडियम में रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस इन दैट मीडियम विल बी R इक्वल्स टू रो अपॉन 4 pi A। भाई ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम कन्फाइंड बिटवीन द टू स्फीयर्स, रेजिस्टेंस कन्फाइंड बिटवीन द टू स्फीयर्स ऑफ द रेडियाई A and B, ये रेजिस्टेंस है। एंड इफ अ मीडियम, if a conducting medium is present from the radius A up to the radius infinite, then the resistance will be rho upon 4 pi A। और कितना करंट फ्लो होगा इसमें? तो करंट इसके अंदर जो फ्लो करेगा उसकी टेंडिंग वैल्यू वो भी निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से, पोटेंशियल बाय द रेजिस्टेंस। ये भाई तुम लोग को आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा है?
आ रहा है। आ रहा है सर, आ यस रहा सर, आ हम रहा है चिल्लाते ही जा रहे हैं सर। थोड़ा थोड़ा सा। नहीं तो सर, सर मतलब ये ये लग रहा है सर अडेप्ट कि अडेप्ट कर रहे हैं। हाँ टाइम ये लग लगेगा। रहा है सर कि जैसे नॉर्मल केसेस में जब चार्ज लीक हाँ। होती है तो न दोनों प्लेट्स पे 0 हो जाता था। अब यहाँ आइसोलेटेड है, चार्ज जाएगा इन्फिनिटी पे, वहाँ 0 होगा नहीं होगा, मतलब वहाँ क्यों नहीं होगा? जाएगा, रह बिल्कुल जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा। चार्ज कभी क्रिएट नहीं हो सकता। तो अगर एक आइसोलेटेड स्फीयर पे प्लस क्यू का चार्ज है तो उसका उसका पेयर माइनस क्यू कहीं तो होगा। हाँ, आसपास नहीं है तो इन्फिनिटी पे ही होगा। तो तभी तो आइसोलेटेड बोलोगे। जी सर। खैर अभी कहानी यहाँ नहीं खत्म हो रही है, रुको तो अभी। तो ये हमारा आइसोलेटेड स्फीयर है जिसमें करंट की वैल्यू बन रही है v अपॉन रो इंटू 4 पाई इंटू ए। अब जो इनका डाउट था कि अगर हम एक आइसोलेटेड स्फीयर ले, आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस ए विथ चार्ज q नॉट, आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैविंग चार्ज q नॉट, outside the sphere the medium has a dielectric constant k and the conductivity sigma. Outside that medium dielectric constant k and conductivity is sigma. ये भी लीकेज ऑफ कैपेसिटर नहीं हो गया? यस यस सर। बताइए चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखोगे? एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज इनिशियल चार्ज q नॉट, outside the sphere the medium has a dielectric constant k सेम इक्वेशन बनेंगे जो and पहले अपने conductivity कैपेसिटर sigma. में बनी। नॉट ई रेज़ टू पावर बिल्कुल। माइनस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन। मतलब अगर हाँ, अगर चार्ज मीडियम के कंडक्टेंस की वजह से कम हो रहा है ना, तो सिस्टम कोई भी हो, सिस्टम चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे आइसोलेटेड स्फीयर हो, चाहे सिलेंडर हो, अगर चार्ज का जो लीकेज है, चार्ज डिस्चार्जिंग है, वो मीडियम के कंडक्टेंस की वजह से हो रही है, तो मुझे बार बार डेरिवेशन नहीं करना। Q बराबर Q नॉट e टू द पावर माइनस सिग्मा टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको हम जनरलाइज करना चाह रहे हैं, हम बार बार डेरिवेशन थोड़ी करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये जो डेरिवेशन की गई थी वो गॉस लॉ और ओम्स लॉ से की गई थी। दोनों ही लॉ हमेशा काम करते हैं। ये कोई हमने अपनी तरफ से तो कोई हाइपोथेसिस लगाई नहीं है। एंड सिस्टम कोई भी हो, सिस्टम कोई भी होने का मतलब क्या है? जरूरी नहीं कि हमारे पास कैपेसिटर ही हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर हैविंग पॉजिटिव चार्जेस, एन इनफाइनाइट वायर विथ पॉजिटिव चार्ज, डेंसिटी उसकी लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा नॉट कर लीजिए। लैम्डा नॉट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ प्रेजेंट ऑन दिस वायर। This wire is surrounded by medium of dielectric constant K, conductivity sigma. अब मेरे ख्याल से पैटर्न आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि किसी भी चार्ज सिस्टम को अगर कंडक्टिंग मीडियम के अंदर रखोगे तो उसका चार्ज कंजर्व कभी नहीं रह सकता। यानी इस वायर का भी चार्ज टाइम के साथ कम होता चला जाएगा। Yes, sir. Now what is the charge density as a function of time? तो वही क्यू नॉट की जगह लैम्डा नॉट रिप्लेस सर कर देंगे और वही क्यू की जगह लैम्डा। यस सर बस। तो now lambda after time t will be lambda naught e raised to the power, same चीज। ये सिस्टम कहलाता है आपका लीकेज ऑफ कैपेसिटर। अब कहने को कहा जाए तो यहाँ कैपेसिटर तो कोई है नहीं। सर आइसोलेटेड सिलेंडर मान लेंगे ना साइड का। हम मान सकते हो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर मान सकते हो, आइसोलेटेड सिलेंड्रिकल यस सर, एक ये सिलेंडर एक दूसरा सिलेंडर इन्फिनिटी। बाहर बाहर। यहाँ तक ठीक हुआ? Yes, sir. यस सर। यस इसको आज फाइंड अप करना है यार। हम लोगों ने जब आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करी तो हम लोगों ने अपने असाइनमेंट का एक डिस्कशन किया था, प्रॉब्लम याद बताता हूँ।
अपने असाइनमेंट में एक कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम कुछ ऐसा था कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, मान लीजिए आइडेंटिकल है, या फिर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड ए, एंड दे आर केप्ट फार अवे फ्रॉम ईच अदर। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स आर केप्ट फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सर इसमें आइडेंटिकल नहीं थे। हाँ, आइडेंटिकल नहीं थे, मान लीजिए फिलहाल आइडेंटिकल करते हैं, एंड वन इज हैविंग प्लस क्यू चार्ज, अदर वन इज हैविंग माइनस क्यू चार्ज। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस फॉर द सिस्टम? फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। वो बेसिक से करना पड़ेगा। कैसे बताइए? ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, बता दो। इसका असाइनमेंट के क्वेश्चन में था ये, उसमें एक का रेडियस ए था, एक का बी था, और बीच में डिस्टेंस डी थी। सर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के सर क्यू बाई पी को कंपेयर करके कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल। क्या है? हमने तो इसको एनर्जी से किया था शायद। एनर्जी मेथड से किया था सर। कैसे भी करो मेथड, आप जो भी लो। कुछ लोग कह रहे हैं पोटेंशियल वाले से कर लेंगे। सर एनर्जी से भी हो जाएगा सर ये। इसी से रिलेटेड एक डाउट था, बता दीजिए क्लास का आखिरी में। इससे डाउट रिलेटेड इससे अभी है? नहीं सर, वो दूसरा क्वेश्चन था। अच्छा अभी रुक जाओ, बताते हैं। पहले इसको कंप्लीट करना, वरना पूरा मतलब फ्लो बिगड़ जाएगा। हम पोटेंशियल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल देयर फार अवे, मतलब इसका इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। पोटेंशियल एट दिस स्फीयर, एज्यूमिंग अ कंडक्टिंग स्फीयर, की वजह पोटेंशियल से होगा, तो वो पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड द चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर। यस सर। यस Potential of the other sphere will be same potential with a negative sign. यस सर। So minus 1/4 pi epsilon naught into q by a. So potential difference यानी v, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा q अपॉन, and by definition capacitance q by v charged by the potential difference, so it is 2 pi epsilon naught a. सीधा सा आंसर। यस सर। यस अब सुनना, ये जो आइसोलेटेड स्फीयर था, ये आइसोलेटेड स्फीयर बिकॉज फार अवे हैं तो दे कैन बी कंसीडर्ड एज आइसोलेटेड स्फीयर्स। यस सर। यस सर। इसकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस क्या होती? अगर मान लो दूसरा स्फीयर नहीं होता यहाँ पर, तो इसकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट T1। इसकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों प्रेजेंट हैं बट फार अवे कंडीशंस पे, तो जो टोटल कैपेसिटेंस आ रही है उसको देख करके क्या लग रहा है कि दोनों का कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर? सीरीज पैरेलल बन रहा है। अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई सीरीज है। नहीं डिफरेंस हो गई ना। सीरीज है कैपेसिटर। तो सीरीज में इंडिविजुअल से कम होता है, इंडिविजुअल से कम होता है सीरीज में। कैपेसिटेंस में सर उल्टा होता है। हाँ सर, ये उल्टा बता दिया, रेजिस्टेंस के हिसाब से उन लोगों ने बता दिया। सब पलट रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है। तो क्या मतलब हुआ सुनो, टू आइडेंटिकल आइसोलेटेड स्फीयर्स when kept far away, they behave or they act as if the two capacitors are connected in series. Repeat कर दे रहा हूँ, two isolated conducting spheres which are identical, even अगर ये नॉन आइडेंटिकल होते तो भी, मतलब एक में मान लो A1 होता, एक में A2 हो जाता। यस सर, ये सीवी में भी था सर। इसमें फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए प्लस बी आंसर आया था। ए प्लस बी आता। यस सर। सुनो हाँ ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? यह है नो सर। नो सर, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आएगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है, now we have two isolated spheres. Two isolated spheres of radii, again A and A, similar. They are now maintained at a potential difference of V. The two spheres are maintained at a potential difference of V.
मे बी बैटरी लगा करके की होगी। एंड द स्फीयर्स आर इन अ मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो। These spheres are in a medium having resistivity rho. मैं क्वेश्चन फिर बोल रहा हूँ। Two identical conducting spheres are kept far away in a medium of resistivity rho. There is a constant potential difference between the two spheres given V. Find the current flowing between the spheres. Find the current flowing between the spheres. क्या करना चाहिए? अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखो ये एक्चुअली ये टॉपिक कैपेसिटर पे भी है, रेजिस्टेंस पे भी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि अगर ये दो आइसोलेटेड स्फीयर्स हैं तो हम इनको मान सकते हैं कि दो कैपेसिटर से सीरीज में है। Yes. यस सर। और आज के ही लेक्चर में थोड़ी देर पहले एक डिस्कशन हुआ है हमारा कि आइसोलेटेड स्फीयर अगर ए है और उसके बाहर कोई मीडियम है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो इस आइसोलेटेड स्फीयर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कितना आया था? रो अपॉन 4 पाई ए। रो बाई 4 पाई ए इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। And these two spheres can be considered in series combination, just like capacitor. Yes. So the total resistance will be, ये ध्यान रखना आपको, two isolated spheres kept far away are in a series combination. अब अगर वो कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन लगाइए, अगर वो रेजिस्टर है तो रेजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन लगाइए। बट ये चीज याद होनी चाहिए कि आइसोलेटेड स्फीयर में कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो है 4 पाई एप्सिलॉन ए और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। ये दो बेसिक फॉर्मूले फॉर द आइसोलेटेड स्फीयर। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, टू आइसोलेटेड स्फीयर्स इन अ मीडियम केप्ट फार अवे आर इन सीरीज। क्या बन जाएगा टोटल रेजिस्टेंस? रो बाय 2 पाई ए। 2 R1 प्लस R2 होगा। तो हम निकाल सकते हैं कितना करंट फ्लो होगा। करंट इस कंडक्टर से इस कंडक्टर में आएगा। Yes. And that current will be potential difference by the total resistance. Total resistance is rho divided by 2 सर इसमें वैसे भी कर सकते थे ना कि आरसी को इक्वेट कर देते, वैसे निकाल ये सिग्मा बाय सेम ही चीज बनेगी। यस सर, वैसे ही मारे। हाँ अरे भाई कुछ नहीं है। देखो इसमें भी ऐसे कह सकते थे कि वी हैव टू isolated spheres with charges q0 minus q0 kept far away. Two spheres with charges q0 minus q0 kept far away, and the medium has a dielectric constant k and the conductivity sigma. Two similar spheres, radii a and a, having charges plus minus q0 kept far away, and the medium has dielectric constant k and the conductivity sigma. Find charge as a function of time. वो बनेगी जो पहले बनती है। चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लीकेज वाला ये भी है। किसी भी सिस्टम में लीकेज की इक्वेशन सिमिलर आएगी। सर यस सर बताइए। सर ऊपर वाले में एक डाउट आ रहा है, मतलब आपने नेट रेजिस्टेंस में सर दोनों स्फेरिकल वालों का नेट लिया सर, वो बीच में सर वो जो रो है वो कोई रोल प्ले नहीं करेगा? वो लिखा तो है ना यहाँ पर, आया तो यार वो। अच्छा उसी हाँ मीडियम का जो रेजिस्टेंस निकाला है। यस सर, सॉरी सर। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस किस चीज का निकाला है पता है आपको? ये रेजिस्टेंस निकाला गया है द मीडियम विच सेपरेट्स दीज टू। और यही प्रैक्टिकल तरीका होता है रेजिस्टेंस निकालने का बड़े मीडियम्स का। फिजिक्स पढ़ोगे नहीं आप आगे, अदरवाइज जो
सी वाटर्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े सी वाटर, उनमें भी रेजिस्टेंस होती है, कंडक्टेंस होती है उनके अंदर, और उनकी रेजिस्टेंस ऐसे ही निकाली जाती है। मतलब आप एक बड़े से सी में मतलब 2 कंडक्टर डिप कर दो पानी में 10-20 किलोमीटर दूर जाकर, और उन 2 कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दे, पता लगा सकते हैं कि उन पूरे सी वाटर का रेजिस्टेंस कितना है। साइंटिस्ट और कैसे पता लगाएंगे, मतलब इन बड़े बड़े मीडियम्स के रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे हम लोग? तो ये वो प्रैक्टिकल तरीके होते हैं कि मीडियम के अंदर 2 कंडक्टर को डिप कर दीजिए दूर दूर काफी, और बैटरी से कनेक्ट कर दें, एमीटर लगा करके करंट मेजर कर लेंगे, वोल्ट मीटर लगा करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेंगे, एमीटर और वोल्ट मीटर से, तो मालूम चल जाता है क्या रेजिस्टेंस है वहां पर, क्या रेजिस्टिविटी है वहां पर। Yes. इसके बाद जो डिस्चार्जिंग और लीकेज के बाद फाइनली एक लास्ट कैटेगरी ये बन सकती है कि किसी प्रॉब्लम में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों एक साथ हो रहे हैं। ये भी प्रॉब्लम ही है, मतलब ये कैसे हो सकता है कि कोई कैपेसिटर चार्ज भी हो रहा है और एक मतलब एक सर्किट में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही चीजें लगी हुई है, तो सब पॉसिबल तो सब कुछ है। हाँ सर, एक चार्ज कैपेसिटर के साथ अनचार्ज कनेक्ट। हाँ सर, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे अगर मैं स्टार्टिंग में ही अनचार्ज कनेक्ट किया है तो फिर थोड़ी देर तक वो जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद वो खुद डिस्चार्ज होना चालू नहीं हो जाएगा रेजिस्टेंस की वजह से? अगर बैटरी कनेक्टेड है तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के बाद भैया मोबाइल को आपने प्लग इन किया चार्जिंग में, मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज हो गई, आपने अभी स्विच ऑफ नहीं किया, 1 घंटे बाद उस मोबाइल की बैटरी में परसेंटेज कितना होगा? 100 ही रहेगा सर, कम नहीं होगा ना। नहीं, बैटरी हटानी ही पड़ेगी डिस्चार्ज। अब स्विच ऑफ कर दो, चार्जर का स्विच ऑफ कर दीजिए और 1 घंटे बाद आइए फिर चेक करिए, सब कम हो जाएगी। कम हो जाएगा। तो बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद ही चार्ज कम होगा, जब तक बैटरी ऑन है तो फुल्ली चार्ज होने के बाद उतना ही चार्ज मेंटेन रहेगा उसका। सर ये चीज मुझे नहीं सही लग रही, क्योंकि सर अगर मान लीजिए हम लोग का चार्जर कनेक्टेड है, ठीक है, और हम लोग उस मोबाइल को यूज भी कर रहे हैं, तो सर उस समय तो कहते हैं वो कम भी हो सकती है ना बैटरी, और कहते हैं जो ये हम लोग की एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनो, अगर आपके मोबाइल 100% चार्ज हो चुका है और चार्जर लगा है, स्विच ऑन है, यस सर, ठीक है, और उसके बाद आप उसका यूजेस कर रहे हो, यस सर, तो हो सकता है कि 100 से 98 पे आ जाओ। यस सर। जानते हो वो कब होता है? जब आप उस मोबाइल में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस ऑन कर देते हैं। हाँ सर, वो अक्सर कोई बहुत बेसिक टास्क कर रहे होते तो भी डिस्चार्ज नहीं होती है। नहीं होता, देखो जल्दी होने लगेगा। हाँ भाई, आपने मोबाइल पे इतना लोड डाल दिया है कि वो चार्ज होने से ज्यादा रेट पर डिस्चार्ज हो रहा हो। तो ये तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चार्जिंग प्रोसेस आप नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज करो, अब आप वीडियो देख रहे हो कुछ हैवी, वो भी 3-4 एप्लीकेशन खुली हुई है उसमें, तब तो हो ही जाएगा डिस्चार्ज। तो सर वही तो मैं बोल रहा था कि सर अगर मान लीजिए हम लोग का जो डाइलेक्ट्रिक है और वो सिग्मा हम लोग बहुत ज्यादा कर दें, नहीं सिग्मा ज्यादा कर दें, तो सर हम लोग का फिर तो लॉस होगा ही ना, उसका चार्ज का लीक करेगा, फिर तो डिपेंड करेगा रेट ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे। पॉसिबल तो है, बट हाँ मना कर रहा हूँ कि नहीं पॉसिबल है ये चीज। वही मैं पूछ रहा था कि पॉसिबल है कि नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा होनी पड़ेगी। हाँ, बहुत लार्ज कंडक्टिविटी। देखो एक क्वेश्चन यार, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर है C1 इज ए चार्ज कैपेसिटर हैविंग चार्ज प्लस Q0 माइनस Q0, पहले से चार्ज है, और इसको ले जा करके हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, और साथ में हमें ये भी दिया हुआ है, ये चीज गिवन है दैट Q0 by C1 इज मोर देन V। डिस्चार्ज होगा मतलब कैपेसिटर ऑलरेडी, एक कैपेसिटर में पहले से जो चार्ज है वो इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस से भी ज्यादा है। यस सर।
अब बताओ स्विच बंद करने पर ये चार्ज होगा या डिस्चार्ज होने वाला है? डिस्चार्ज होगा, क्योंकि कैपेसिटर का रूल है जिस बैटरी से कनेक्ट करोगे फाइनली उतने पोटेंशियल डिफरेंस पे आना है इसको। यस सर। यस सर। इसमें हम साथ में कुछ और एलिमेंट्स लगा देते हैं, रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं और एक अनचार्ज कैपेसिटर भी लगा देते हैं। So problem is now a charged capacitor is connected to uncharged capacitor, resistor and a battery. हो सकता है कि तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें बैटरी ना हो सकता है क्वेश्चन जो है उसमें ये C2 ना हो, तो अब इसको हम जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, मतलब ये सब प्रॉब्लम्स है इसलिए। बट एक चीज जनरलाइज है कि आरसी सर्किट में केवीएल जिसको आता होगा, केवीएल और इंटीग्रेशन, तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब इसमें क्या करना चाहिए? When the switch is closed at time t equal to 0, the switch is closed at time t equal to 0. Find charge on C1 and charge on C2 as a function of time. Find charge on C1 and C2 as a function of time. या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और केवीएल की एप्लीकेशन लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको ये करना है, मतलब समझो कि बेसिक रूल कहता है कि भाई मैं केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं t सेकंड्स के बाद मतलब t सेकंड्स के बाद हम कुछ ऐसा मान लेंगे कि यहाँ पर कुछ करंट, मतलब इस, अब देखो यहाँ पर भी एक डाउट आ सकता है, हमें तो नहीं मतलब आप लोग को, कि हम करंट कौन सी डायरेक्शन में माने, क्लॉकवाइज माने या एंटी क्लॉकवाइज माने? तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन किरचॉफ तो फ्रीडम दे रहे हैं ना, किरचॉफ कह रहे हैं आपको जो डायरेक्शन करंट का मानना है वो मान लो। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें पता है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में जानी है, फिर भी आप चाहो क्लॉकवाइज करंट मान लो, आप चाहो एंटी क्लॉकवाइज मान लो। बट क्योंकि हमें इस प्रॉब्लम के अंदर ये बात क्लियरली पता है कि इस कैपेसिटर के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी से भी ज्यादा है, तो ये डिस्चार्ज ही होगा, इसका मतलब करंट यहाँ पर आना ही। तो यहाँ पर जानबूझ करके हम क्यों एजम्पशन लें जब हमें पता है कि करंट ऐसे जाना है। बट अगर हम क्लॉकवाइज करंट लेकर के भी इक्वेशंस बनाएंगे तो सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे, फाइनल आंसर में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब इस करंट के हिसाब से C2 वाला कैपेसिटर चार्ज होगा? यस सर। उसकी कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी? नीचे वाली। जो नीचे है तो उसको प्लस क्यू माइनस क्यू मान लेते हैं। और C1 डिस्चार्ज हो रहा है। यस सर। बैटरी के बारे में मैंने कहा था कि ये सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करने की डिवाइस है, ये चार्ज खुद ना चार्ज खाएगी नहीं देगी, हो जाएगा तो इस माइनस क्यू हो जाएगा। C1 के पास जो चार्ज है C2 के पास जाएगा। C1 की प्लेट के चार्ज को C2 की प्लेट पर ट्रांसफर किया गया, तो फिर इस प्लेट पर कितना चार्ज बचा जिस पर Q नॉट था? Q नॉट माइनस Q, और इतना नेगेटिव इधर बचा। बैटरी का काम सिर्फ ये होता है कि जिन दो टर्मिनल्स के साथ कनेक्शन हो रहे हैं वो चार्ज ट्रांसफर कर दो, आप ट्रांसफर करो, क्रिएट नहीं करो। ठीक है, बनाओ केवीएल के, मैं क्लॉकवाइज में केवीएल लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा? अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं और केवीएल की इक्वेशन लिखना चाहूँ, Q naught minus small q C1 by C1 प्लस Q नॉट minus माइनस IR माइनस Q माइनस C Q by C2 माइनस B माइनस इक्वल टू 0। बस इतना ही काम करना होता है, इसके बाद इतना नहीं, मतलब इसके आगे तो मैथ्स तो आएगी, उससे कहां तक बचोगे। आई को क्या रखेंगे यहाँ पर, dq by dt या माइनस dq by dt? माइनस dq by dt डिस्चार्जिंग dq by dt, क्योंकि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज डायरेक्शन मान चुके हम लोग पहले से ही।
यही क्वेश्चन है, आई डी क्यू बाई डी टी या माइनस डी क्यू बाई डी टी। सर अगर एंटी क्लॉकवाइज देखिए लिख रहे होते तो सुनो सुनो देखो तो एक, अगर डी बाई डी टी ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटर C1 लिख रहे हो, डी बाई डी टी ऑफ चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर विच इज क्यू नॉट माइनस क्यू, तो आप इसके आगे माइनस लगाओ क्योंकि ये इसका चार्ज कम हो रहा है। बट अगर मैं इस कैपेसिटर का चार्ज देखूं तो इसके हिसाब से भी करंट लिख सकता हूँ, प्लस है, तो इसके हिसाब से आई बराबर डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे, दोनों सेम ही रिजल्ट। भाई ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इसके हिसाब से आई इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस चार्ज, और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो इसके हिसाब से आई इक्वल टू माइनस टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस चार्ज। देखो दोनों सेम ही आंसर है क्योंकि क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यस सर। मतलब बहुत छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, फिर प्रॉब्लम में मतलब एरर्स नहीं होगी हमारी। तो खैर ये हो गया आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, उसको यहाँ रखा। सिंप्लिसिटी के लिए एक काम कर लेता हूँ, लेट C1 बराबर C2 बराबर C मान लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा सिंपल कर दें तो कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पर क्यू नॉट माइनस ऐसा कुछ बनेगा यार। क्यू नॉट के साथ क्यू नॉट अपॉन नहीं C1 C2 बराबर मान लिया ना। हाँ यस तो माइनस क्यू बाई सी। हाँ सर अब मैथ वाली प्रॉब्लम आ गई फिर से, वही सब इधर उधर करो, बेकार से। ये भाई कोई और तरीका नहीं है इसमें, मतलब बिना मैथ में जाए। बहुत गंदा है। ये कुछ इस तरीके से बना। तो नीचे किस दिखाई नहीं पड़ रही है नहीं यहीं तक लिखा है, यहीं तक लिखा है, उसके नीचे को लिखा ही नहीं। ओके सर। टाइम के लिमिट रखने जा रहे हैं बस यहाँ पर, 0 से t, और यहाँ पर यहाँ लिमिट बताओ क्या रखोगे? 0 से q, 0 से q, 0 से स्मॉल q। बट अब वही बात है ना कि इंटीग्रेशन आने चाहिए। हालांकि ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा करके भी क्वेश्चन कर सकते थे, बस दिमाग चाहिए उसके लिए। सर है कल आपसे कहा गया था कि सिंगल लूप सर्किट में या फिर जनरलाइज में भी किसी भी कैपेसिटर के चार्ज होने की जो जनरलाइज इक्वेशन है वो क्या है? Q इनिशियल e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ प्लस Q फाइनल 1 माइनस तो अगर हमें ये याद आ जाता तो हमारी इतनी मेहनत बच जाती। फॉर C2 इनिशियल चार्ज कितना है? 0। तो हम लिखते हैं Q बराबर 0, तो खत्म हो गया। फाइनल चार्ज C2 पर कितना आएगा? हमने सिंपल केस लिया है, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C लिया है फाइनली। Q नॉट बाय 2। तो
ये टॉपिक हो गया शेयरिंग ऑफ चार्ज। अ चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर। तो ये क्या करते थे, अपने चार्ज को कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। यस सर। हाफ हो जाएगा। क्योंकि हमने आइडेंटिकल कैपेसिटर माने हैं, इसका मतलब जो इनिशियल क्यू नॉट है उसका आधा आधा हो जाएगा। इसके पास हाफ चार्ज, इसके पास हाफ चार्ज, वो फाइनल चार्ज है। और इसका प्रूफ क्या है, फाइनल चार्ज का मतलब कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। बट फिर भी अगर डाउट है किसी को, फाइनल चार्ज क्या मतलब होता है? फाइनल चार्ज का मतलब वो चार्ज जब सर्किट में करंट जीरो हो जाए। केवीएल में ही आई को जीरो कर लो ना जनाब, केवीएल में आई को जीरो कर लीजिए। Q/2 आ जा रहा है वो। Q/2 नहीं आएगा, तो Q/2 नहीं आएगा, बैटरी भी है यहाँ पर। Q/2 तब होता है जब ये बैटरी नहीं होती है। यस यस। तो सुनिए मेरी बात, फाइनल चार्ज का मतलब क्या था? फाइनल चार्ज का मतलब वो चार्ज जब सर्किट में कोई करंट ना बचे, आई जीरो। कंसिडरिंग C1 इक्वल टू C2 एंड टेकिंग I इक्वल टू 0, बताइए स्मॉल q कितना आएगा? Q0 minus CV/2। Q0 minus CV/2। तो यही उसका फाइनल चार्ज है। Q0 minus CV/2 is the final charge and e to the power minus t upon tau, tau is the time constant। ये एक सिंगल लूप सर्किट है। सिंगल लूप सर्किट के टाइम कांस्टेंट के लिए हम डेफिनेशन की बजाय आरसी लगाते हैं। रेजिस्टेंस आर है और यहाँ पर दो कैपेसिटेंसेस है, C1 C2 C and C इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। T1 plus C1। इसमें गलती करोगे बार बार। ये ऑब्जेक्टिव होता है मेरा। अब दोनों तरीके बताए, ये सब्जेक्टिव अप्रोच जिसमें इंटीग्रेशन करके आंसर आएगा, और ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच। और जब C2 पे चार्ज आ जाएगा तो C1 पर अपने आप आ जाएगा। सर ये 1 माइनस टी नहीं होना चाहिए सर वो ऊपर। अरे यार वो दिस इनटू 1 माइनस इतना होगा, ठीक है। वो ये सेकंड वाला टर्म आएगा ना, ये वाला। यस सर। अगर ये बैटरी नहीं होती तो ऑटोमेटिकली Q0/2 बन जाता ना। देखो फाइनल चार्ज वैसे Q0/2 आ जाता। और मैंने शेयरिंग ऑफ चार्ज के टॉपिक पर इसीलिए कहा था कि फाइनल चार्ज निकालने के लिए केवीएल लगाया करो सर। मुझे याद है अच्छी तरीके से, उस टाइम पर भी यही पांडे जी कह रहे थे कि भैया एक कैपेसिटर और दूसरे कैपेसिटर में चार्ज को डिवाइड कर दीजिए। तो हमने कहा था कर देंगे, लेकिन मोर जनरलाइज वे में प्रॉपर मेथड केवीएल है। ठीक, चलिए आरसी को अलविदा कह रहे हैं। अब अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करो।